शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की थी। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की जैसे जैसे इस्टेब्लिशमेंट हुई और एक्सपेंशन हुई, तो ये दिल्ली सल्तनत के कारण एक बहुत ही बड़ा पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुआ, वो हमको देखने को मिला। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो थी वो साउथ तक हमको देखने को मिलती है। दिल्ली सल्तनत की हालांकि बहुत सारे उसमें डिसइंटीग्रेशन थी, मतलब दिल्ली सल्तनत टुकड़ों में थी, लेकिन इसके बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था उसका पावरफुल इम्पैक्ट हमको भारत के किंगडम्स में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि मुगल सिस्टम के बाद भी हमको दिल्ली सल्तनत का जो प्रभाव था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो देखने को मिलता है। उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत जो थी वो इस्लामिक स्टेट थी, मतलब यहाँ पे जो रिलीजन फॉलो किया जाता था वो इस्लाम फॉलो किया जाता था। और सुल्तान जो थे वो अपने आप को खलीफ के रिप्रेजेंटेटिव बताया करते थे। और वहाँ उस समय ये होता था कि जो खलीफ की जो नाम हुआ करती थी उनको कुतबा यानी कि एक तरह का प्रेयर होता था, उसमें उनका नाम को जपा जाता था, उनका नाम को लिया जाता था और कॉइन्स में उसको इंस्क्राइब किया जाता था। बालबन अपने आप को शैडो ऑफ द गॉड मतलब भगवान की छाया बताते थे, और वो अपना नाम जो था वो कॉइन्स में या फिर कुतबा में प्रेयर में यूज करते थे। उसके बाद फिर जो सुल्तान जो थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही ऊंचा पोस्ट था। उनके पास मिलिट्री की, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की, लीगल पावर सब उनको दिया गया था। उसके बाद लेकिन यहाँ पे कोई क्लियर लॉ नहीं थी सक्सेशन की, मतलब अगर कोई राजा है, उनके अगर कोई भी बेटे हैं तो उन बेटों में जो थ्रोन्स था उन पे इक्वल क्लेम हुआ करता था। तो एक कोई भी लॉ डिफाइंड नहीं था सक्सेशन का। इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपनी बेटी रजिया को प्रेफरेंस दिया था सन्स के ऊपर, तो ये हमको देखने को मिलता था। उसके बाद उलेमास का एक बहुत ही बड़ा रोल होता था, किसको सुल्तान बनाया, क्रूशियल रोल देखने को मिलता था। सक्सेशन किसको एक्सेप्ट करवाना है वो उनमें उलेमास का रोल हुआ करता था। उसके बाद फिर मिलिट्री सुपेरिटी ये डिसाइड करती थी कि कौन सक्सीड करेगा। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, सेंट्रल सुल्तान को मदद करने के लिए उन बहुत सारे डिपार्टमेंट और ऑफिशियल्स बनाए गए थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे कि एक नायब का पोस्ट हुआ करता था, तो नायब एक पावरफुल पोस्ट हुआ करता था जिसके पास सारे पावर दिए गए थे जो सुल्तान को दिए गए थे। मतलब इनके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट हुआ करते थे। फिर उनके नीचे आते थे वजीर। वजीर जो थे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि दीवानी वजारत, उसको वो हेड करते थे। उसके बाद फिर एक तरह का मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसको बोला जाता था दीवानी अरीज, और इस दीवानी को अरीज को हेड करने वाले को बोला जाता था अरीजे मामूलिक। और इनका काम था, ये सोल्जर्स को रिक्रूट करते थे, उसके बाद मिलिट्री डिपार्टमेंट को एडमिनिस्टर करते थे, ये इनका काम था। उसके बाद फिर मिलिट्री डिपार्टमेंट में जो पहली बार सेटअप किया गया था वो बालबन के द्वारा किया गया था, और इसको आगे चल के इम्प्रूव किया गया था, हम लोगों ने देखा था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, एक ऐसा सिस्टम लेकर आया था जिसमें हॉर्सेस को ब्रांड किया जाता था, और पेमेंट जो दिया जाता था मिलिट्री सर्विस के लिए वो कैश में दिया जाता था। तो बहुत सारा रिवाइवल इनके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसके बाद फिर एक दीवानी रसालत हुआ करती थी। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें रिलीजियस अफेयर्स की मुद्दों को देखा जाता था, और इसको जो हेड करते थे उनको बोला जाता था चीफ सदर। तो चीफ सदर इसको हेड करते थे। इस डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रांट्स दिए जाते थे मॉस्क्यू के कंस्ट्रक्शन के लिए, मदरसा बनाने के लिए या टॉम बनाने के लिए। उसके बाद जो जुडिशियल डिपार्टमेंट थी उसको जो हेड करते थे उसको काजी बोला जाता था, चीफ काजी। उसके बाद फिर मुस्लिम पर्सनल लॉज और जो सरिया हुआ करता था उसी को सिविल मैटर्स में फॉलो किया जाता था मुस्लिम धर्म में। और हिंदू धर्म में हिंदू की जो अपनी पर्सनल लॉ हुआ करती थी उनको यूज किया जाता था, और वो सारी केस को कौन देखता था, पंचायत देखता था। उसके बाद क्रिमिनल लॉ जो हुआ करती थी वो रूल्स और रेगुलेशन सुल्तान के द्वारा बनाया जाता था। उसके बाद एक कॉरस्पॉन्डेंस का एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसको बोला गया था दीवानी इंसा। तो ये सारे पोस्ट याद रखिएगा। उसके बाद फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए, प्रोविंसेस जो थी दिल्ली सल्तनत में वो एकटाज में डिवाइडेड थी। पहले तो वो किसी नॉबल्स के कंट्रोल में हुआ करती थी, लेकिन बाद में फिर गवर्नर्स भी बनाए गए थे इस प्रोविंसेस के लिए, उनको बोला जाता था मुफ्तीस या वालिस। फिर जो प्रोविंसेस थी वो एक सिक्स में डिवाइडेड थी, और सिक्स फर्दर डिवाइडेड थी प्रंगना में। प्रंगना क्या होता था, प्रंगना में बहुत सारे विलेज हुआ करते थे, ठीक है। और सिख को जो गवर्न करते थे उनको बोला जाता था सिकदार, और प्रंगना को जो गवर्न करते थे उनको बोला जाता था एमिल, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर विलेज हेडमैन हुआ करते थे, उनको बोला जाता था मुकद्दम और चौधरी, ये बोला जाता था। फिर विलेज अकाउंटेंट भी हुआ करते थे जिनको पटवारी बोला जाता था। तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर आगे हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो देखिए,
दिल्ली सल्तनत में हम लोग को बहुत सारे लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म देखने को मिले थे। तो लैंड जो था उस समय वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था दिल्ली सल्तनत में। पहला था एकता लैंड। तो एकता लैंड क्या होता था, जैसे कि कोई भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, तो उनको सैलरी के बजाय एक लैंड दे दिया जाता था, और उस लैंड से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो उनको पेमेंट की तरह दिया जाता था, तो एक एकता दे दिया जाता था, तो उसको बोला जाता था एकता लैंड। उसके बाद खलीसा लैंड। जो खलीसा लैंड थी वो सुल्तान के अंडर में थी, और यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उससे रॉयल कोर्ट या फिर रॉयल हाउस होल्ड को मेंटेन करने के लिए खर्च किया जाता था। तीसरा इनाम लैंड। तो इनाम लैंड क्या होता था, ये जो रिलीजियस लीडर या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दान में दे दिया जाता था उसको बोला जाता था। पीजेंट्स जो थे वो 1/3 जो भी प्रोड्यूस करते थे उसको लैंड रेवेन्यू की तरह देते थे, कभी कभी तो ये हाफ भी होता था। और उनकी कंडीशंस जो थी फार्मर्स की वो अच्छी नहीं थी इस पीरियड में, बहुत सारे फेमिन्स जो हमको देखने को मिलते रहते थे यहाँ पे। और सुल्तान जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें या फिरोज शाह तुगलक की बात करें, तो उन्होंने काफ़ी काम किया था एग्रीकल्चर को सुधारने में। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था तकावी लोन जो कि मोहम्मद बिन तुगलक लेकर आए थे। तो इसके कारण क्या हुआ था, कल्टीवेटर ये इंकरेज भी करते थे फार्मर्स को कि वो अच्छे तरह के क्रॉप्स ग्रो करें। फिरोज जो थे वो हॉर्टिकल्चर उसको भी वो ग्रोथ के लिए इंकरेज करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक एग्रीकल्चर के लिए अलग डिपार्टमेंट भी बनाया था, दीवानी को ही, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर आगे फर्दर बात करें तो देखिए सल्तनत पीरियड में अर्बनाइजेशंस जो थी वो हमको बढ़ाव अर्बनाइजेशन में बढ़ाव देखने को मिला। इंडिया जो थी वो काफ़ी कमोडिटीज़ जो थी वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती थी, जैसे कि पर्शियन गल्फ हो गया, वेस्ट एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो इंडिया काफ़ी सामान जो थी वो एक्सपोर्ट करती थी इस कंट्रीज़ में। उसके बाद फिर ओवरसीज ट्रेड भी देखने को मिलता था, जो कि मुल्तानीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता था या अफगान मुस्लिम के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और जो इनलैंड ट्रेड हुआ करता था, जो भारत के अंदर में जो ट्रेड हुआ करता था, उसमें गुजरात मरवारी मर्चेंट्स जो हुआ करते थे वो डोमिनेट करते थे, या मुस्लिम बोहरा मर्चेंट्स ये डोमिनेट करते थे। कॉटन टेक्सटाइल और सिल्क इंडस्ट्रीज जो थी वो काफ़ी फ्लरिश की इस पीरियड में। और एक तरह का सिस्टम जो था कॉइनेज का वो यहाँ पे डेवलप हुआ। इल्तुतमिश ने बहुत सारे सिल्वर टंकाज यहाँ पे लेकर आए थे। गोल्ड क्वाइंस और दिनार्स चलाए जाते थे अलाउद्दीन के पीरियड। उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करते हैं सोशल लाइफ किस तरह की थी दिल्ली सल्तनत में। तो देखिए बहुत ही कम सुधार हमको हिंदू सोसाइटी में देखने को मिला। अभी भी ब्राह्मण्स का जो पोजीशन था वो ऊपर में सबसे टॉप पे हुआ करता था। उसके बाद जो पोजीशंस थी वुमेन की वो भी अभी अच्छी नहीं हुई थी। अभी भी सती जो प्रैक्टिस हुआ था वो भी देखने को मिलता था। वुमेन को अभी भी अलग रखा जाता था। पर्दा सिस्टम जो था वो कॉमन हो चुका था, यहाँ तक कि हिंदू फैमिली में भी अपर क्लास के जो लोग थे वो पर्दा सिस्टम को फॉलो करने लगे थे। तो ये अरब्स और तुर्क से ये पर्दा सिस्टम भारत में आया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो मुस्लिम सोसाइटी थी वो बहुत सारे रिलीजियस रीजनल रेशियल ग्रुप्स और इथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड हो गई थी, तुर्क्स, ईरानियंस, अफगान और इंडियन मुस्लिम। उसके बाद फिर इनके बीच में इंटर मैरिज भी नहीं हुआ करता था। मुस्लिम ऑफिशियल्स जो हुआ करते थे उनको हाई पोजीशन दी जाती थी, और हिंदू नॉवेल्स को जो हाई पोजीशन नहीं दी जाती थी गवर्नमेंट में। हिंदू पे एक तरह का टैक्स लगाया जाता था जिसको बोला जाता था जिजिया टैक्स। पहले ये जिजिया टैक्स जो लगाया जाता था वो लैंड पे लगाया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसको अलग कर दिया था। ब्राह्मण्स जो थे उनको जिजिया टैक्स से अलग रखा जाता था, वो जिजिया टैक्स नहीं देते थे ब्राह्मण्स। फिर आगे बात करें आर्ट और आर्किटेक्चर, तो देखिए दिल्ली सल्तनत पीरियड में बहुत ही अलग तरह की इंडियन स्टाइल हमको डेवलप देखने को मिली। तुर्क्स के द्वारा बहुत सारे तुर्क्स ने इंट्रोड्यूस किया था आर्क, डोम्स, इस तरह का शेप। ये सब आप गूगल पे सर्च करके एक बार देख लीजिएगा कि आर्क किस तरह का शेप होता है, डोम किस तरह का शेप होता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो तुर्क्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद फिर अरेबिक स्क्रिप्ट में इस आर्क या डोम को सजाया जाता था। मार्बल्स का यूज़ यहाँ से देखने को मिला। रेड और येलो तरह के सैंडस्टोन भी यहाँ से यूज़ किए जाते थे बिल्डिंग में। कुतुब मीनार की बात करें उसके बाद, तो कुतुब मीनार जो स्टार्ट किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसको फिर बाद में इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे कुतुब मीनार के पास एक एंट्रेंस गेटवे बनाया था जिसको अलाई दरवाजा बोला जाता है। एक पैलेस कॉम्प्लेक्स बनाई गई थी तुगलक पीरियड में, तुगलकाबाद, वहाँ पे ब्यूटीफुल लेक भी बनाया गया था। फिर कोटला फोर्ट बनाया गया था दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। लोधी गार्डन दिल्ली में बनाई गई थी, लोधी
लोदीस के द्वारा। तो ये सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात हुई। तो ये कुतुब मीनार की बात हुई, और ये अलाई दरवाज़ा जिसको बनाया गया था एंट्रेंस गेटवे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और ये कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया गया था ऐबक के द्वारा, लेकिन कंप्लीट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और ये लोधी गार्डन। उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करें म्यूजिक के बारे में, तो नई नई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज की गई, जैसे कि सारंगी और रबाब। ये इंट्रोड्यूस किया गया था इस पीरियड में। अमीर खुसरू जो थे वो बहुत ही नए नए तरह के राग जो थे वो यहाँ पर लेकर आए थे। एक नई स्टाइल जो थी उन्होंने डेवलप की थी, जिसको बोला जाता था कवालीज। तो ये कवालीज में हमको हिंदू और ईरानियन सिस्टम का मिक्सचर देखने को मिलता था। इन्होंने सितार का भी इन्वेंशन किया था अमीर खुसरू ने। उसके बाद फिर इंडियन क्लासिकल वर्क जो राग दर्पण है वो ट्रांसलेट की गई थी पर्शियन में फिरोज शाह तुगलक के पीरियड में। उसके बाद राजा मान सिंह जो ग्वालियर के थे वो काफ़ी म्यूजिक के काफ़ी शौकीन थे, और उन्होंने इंकरेज किया था बहुत सारे म्यूजिकल वर्क को, जिसको बोला जाता है मान कुतूहल। ठीक है। उसके बाद फिर लिटरेचर की बात करते हैं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत सुल्तान जो थे वो बहुत ही पेट्रोनाइज करते थे लर्निंग को, लिटरेचर को। बहुत सारे अरेबियंस और पर्शियन लिटरेचर यहाँ पे देखने को मिले हमको। और बहुत सारे तरह के ज्ञानी पर्सन भी थे कोर्ट में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बरहानीस की, जो तारीख फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही जो थी वो इसमें तुगलक डायनेस्टी की हिस्ट्री लिखी गई थी। उसके बाद फिर मिनहाज उस सिराज इनके द्वारा लिखा गया था तबाकत ए नसरी। और इसमें जो जनरल हिस्ट्री थी मुस्लिम डायनेस्टी की उसको लिखा गया था। अमीर अमीर खुसरू के द्वारा लिखा गया था खजैन उल फुतू। और इसमें बात की गई थी अलाउद्दीन की कॉन्क्वेस्ट की। फिर तुगलकनामा भी इनके द्वारा लिखा गया था, जो गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर लिखा गया था। जिया नक्साबी जो थे उन्होंने पहली बार ट्रांसलेट किया था संस्कृत स्टोरी को पर्शियन में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिया नक्साबी, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर एक बुक जो तूतू नामा वो काफ़ी फेमस हुई थी। वो बुक पैरोट के ऊपर लिखी गई थी, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी, और इनको ट्रांसलेट भी किया गया था तुर्किश में। तो तूतू नामा यहाँ पे फेमस हुआ था। राजा तरंगनी जो लिखा गया था कल्हान के द्वारा, वो जैन उल आबिदीन उनके पीरियड में लिखा गया था, जो कि रूलर थे कश्मीर के इसी पीरियड में। उसके बाद फिर अल बैरूनी की जो किताबे उल हिंद थी वो भी काफ़ी फेमस थी इस पीरियड में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल कम बैक विथ मोर लेक्चर।